अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टॉपिक में हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है रवैया सारिफ का तज्जिया, यानी कि हम कंज्यूमर बिहेवियर्स एंड इट्स एनालिसिस, यानी कि हम देखेंगे कि जो सारिफ है यानी कि जो कंज्यूमर है, जो लोग हैं, उनका जो रवैया है वो ऐसा क्यों इख्तियार करते हैं, उसकी क्या वजूहत है। अब ख्वाहिशात की कसरत और ज़रा की किल्लत एक ऐसी आलमगीर हकीकत है जिसकी वजह से हर इंसान मुसलसल जद्दोजहद करने पर मजबूर है ताकि वह महदूद ज़रा से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात मुकम्मल कर सके और इनसे तस्कीन हासिल कर सके। इंसान की जद्दोजहद का ये सिलसिला ख्वाहिशात की कसरत की वजह से सारी ज़िंदगी जारी रहता है, क्योंकि जीने से लेकर मरने तक इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिशात जन्म लेती रहती हैं। एक ख्वाहिश ख़त्म होती है तो दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है, लेकिन तस्कीन की इंतहा सतह हासिल करने के लिए इंसान अपनी अक्ल और जहानत के बलबूते पर कोशिश करता है कि कौन सी ख्वाहिशात को पहले पूरा किया जाए और कौन सी ख्वाहिशात को मुलतवी किया जा सकता है। अब सारिफ इसी इंतखाब या चुनाव की बना पर अपनी तवाज़नी हालत पर पहुंचता है। सारिफ के तवाज़ुन हासिल करने की इस जद्दोजहद को ही रवैया सारिफ कंज्यूमर बिहेवियर्स कहते हैं। अब ये रवैया सारिफ को समझने के लिए ज़रूरी है कि दर्ज झैल बुनियादी माशी इस्लाहात को समझा जाए, जो कि है कदर, कीमत, दौलत, सरफ, सारिफ, अफादा। सबसे पहले हमारे पास है कदर। कदर कहते हैं किसी चीज़ की वैल्यू को। अब कदर से मुराद शय यानी कि किसी चीज़ की वो कुव्वत या ताकत है जिसके बदले वो दूसरी शय की एक ख़ास मिक़दार हासिल करने की सलाहियत रखती है। आसान अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि किसी शय की कदर से मुराद इस शय की वो ताकत है जिसके एवज़ वो दूसरी शय की इकाइयाँ हासिल करने की कुव्वत रखती है, यही इस शय की कदर कहलाएगी। यानी कि इकाइयाँ कहते हैं कि एक वैल्यू ही कह लेते कि इतनी चीज़ इतनी मिक़दार ली जा सकती है किसी चीज़ की, एक चीज़ के एवज़। इसके मिसाल के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि एक किताब के बदले 6 पेंसिल हासिल कर सकते हैं हम, तो एक किताब की कदर 6 पेंसिलों के बराबर होगी। अब कीमत कहते हैं प्राइस के बारे में तो हम सब जानते हैं कि कीमत क्या चीज़ है। जो है किसी शय की कदर को दौलत के औस ख़रीदने की सूरत में वही शय की कीमत बन जाएगी, यानी कि किसी चीज़, किसी शय, किसी खिदमत के औस हम जो उस चीज़ की कीमत देते हैं, जो ज़र देते हैं, उसके मुतबादिल वो चीज़ की क्या होती है, कीमत होती है। इसमें हम जो है ऊपर वाली हम अपनी मिसाल में देखते हैं कि हमने ऊपर जो है वो पेंसिल, जो किताब है उसको पेंसिलों के औज़ जो है वो उसकी कदर को बराबर किया है। हम इसका मुतबादिल रकम या किसी करेंसी की सूरत में कर लें तो इसे कीमत का नाम दिया जाएगा। यानी कि हम अब किताब है वो ख़रीदे हैं तो हम उसको पेंसिल की कदर में ना देखें, हम देखें कि इसकी कीमत क्या है, कितने कीमत में हमें ये किताब मिल सकती है। यानी कीमत से मुराद शय की कदर बासूरत ज़र है। ज़र कहते हैं सरमाया, पैसा, रुपये को। किसी शय में कदर की मौजूदगी के लिए दर्जल 3 औसाफ का मौजूद होना ज़रूरी है, जो कि हैं अफादा, कामयाबी, इंतकाल पजीरी। अब अफादा जो कि हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था वो था, अफादा से मुराद किसी शय की वो कुव्वत है जिससे इंसान की हाजात की तस्कीन होती है, इसलिए अफादा की मौजूदगी किसी शय की कदर की पहली शर्त है। इसके बाद है कामयाबी। ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कामयाबी कमी को भी कहते हैं। कामयाबी से मुराद ज़रा की किल्लत है। मादी ज़रा गंदम, आटा, घी, फर्नीचर, चावल हमारी तलब के मुकाबले में कामयाब हैं, और ये हमने पढ़ा था क्योंकि इतने लोग हैं, इतनी जो है ज़रूरियात है लोगों की, तो उनको पूरा करना नामुमकिन है। जबकि हवा, पानी, रोशनी कामयाब नहीं। कामयाब एशिया की कीमत अदा करनी पड़ती है। कामयाब एशिया की कीमत अब जो है वो मादी ज़रा है, गंदम की भी हमें कीमत देनी पड़ती है, हमें आटे की भी कीमत देनी पड़ती है, घी की भी, फर्नीचर की भी, चावल की भी। लिहाजा किसी शय की कदर के लिए इसकी कामयाबी भी अहम शर्त होती है। यानी कि जो चीज़ कामयाब होगी, यानी कि जिस चीज़ की कमी होगी वो जो है वो जो माशियात में है वो गिनी जाएगी। उसके बाद है हमारे पास इंतकाल पजीरी, वो शय जो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सके, माशी नुक्ता नज़र से कदर रखती है, इसलिए कदर के लिए इंतकाल पजीरी भी लाजमी शर्त है। यानी कि किसी चीज़ की उसी सूरत में कदर हो सकती है जब उसमें 3 हालतें हों। अफादा यानी कि वो किसी इंसान की हाजत पूरी करे, तस्कीन या ख्वाहिश पूरी कर सके।
دوسری کامیابی یعنی کہ وہ کامیاب ہو یعنی کہ ذرا کی قلت ہو، اور تیسری جو شے وہ انتقال پذیری یعنی کہ وہ دوسرے شخص کو منتقل ہو سکے، اگر ایک شخص ہے اس کی چیز ہے تو وہ دوسرے شخص میں منتقل ہو سکے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس دولت۔ اب دولت سے مراد ہر قسم کی کرنسی، سونا، چاندی، پراپرٹی وغیرہ لیا جاتا ہے، کیونکہ دولت کا اصل معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس کو استعمال کر کے یا کسی اور کام میں لگا کر اس سے اور دولت کما سکو اور پیسہ روپیہ حاصل کر سکو۔ اب کرنسی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پراپرٹی ہے، اس سے ہم مزید دولت جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی پراپرٹی ہے وہ رینٹ پر دے دیں گے تو ہمیں اور پیسہ ملے گا۔ چاندی ہے۔ اس کے علاوہ جبکہ علم معاشیات میں دولت سے مراد وہ اشیاء جو انسان کی حاجات کو پورا کریں، طلب کے مقابلے میں کامیاب ہوں اور قدر کی بنیادی شرائط مثلا افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری کو پورا کریں دولت کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ پھر سے دولت کا صحیح معنی یہ ہوگا معاشیات میں کہ وہ کامیاب بھی ہو، اس کی قدر جون سی ہے وہ 3 شرائط کو پورا کری ہو، وہی جو ہم نے پہلے بھی پڑھا، افادہ ہو، کامیابی اور انتقال پذیری ہو۔ اس کے بعد ہے صرف کہتے ہیں کنزمپشن، جسے کہتے ہیں کہ خرچ کرنا۔ صرف کے معنی کسی شے یا خدمت کے استعمال سے براہ راست استفادہ کرنا، یعنی کہ فائدہ یا سکون یا تسکین حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بھوک مٹانے کے لیے روٹی کھاتا ہے تو یقیناً روٹی کھانے سے انسان کو براہ راست تسکین ملتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صارف، کنزیومر، صرف کرنے والا۔ صارف کا لفظ صرف سے ماخوذ ہے۔ معاشی اسلام میں صارف سے مراد اشیاء اور خدمات کا خریدار اور استعمال کنندہ ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کنزیومر، اردو میں کہتے ہیں صارف، جو روزمرہ زندگی کے لوازمات حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ مثال کے طور پر قلم لکھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے، روشنی کے لیے جو ہے بجلی استعمال حاصل کر کے براہ راست اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یعنی کہ جو صارف ہے وہ روٹی کے لیے وہ جو ہے آٹا، گندم اور جو ہے وہ بھوک لگے تو وہ روٹی کھا لیتا ہے اور اس طرح اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ کتاب پڑھ کر جو ہے وہ قلم لکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بجلی روشنی کے لیے استعمال کرتا ہے، بلکہ بجلی اور بھی بہت سی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ بجلی سے ہم اور بھی بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے افادہ۔ افادہ یوٹیلیٹی، یہ ہم بارہا بار پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ افادہ سے مراد کسی شے کی وہ خوبی یا وصف ہے جسے کسی شخص کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے، مثلا روٹی بھوک مٹاتی ہے، قلم لکھنے کے کام آتی ہے، لباس زیب تن کیا جاتا ہے وغیرہ۔ اب ہم پڑھیں گے افادہ، مختتم افادہ اور کل افادہ کا باہمی تعلق، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے افادہ جون سا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آگے سے جو مارجنل یوٹیلیٹی یعنی کہ مختتم افادہ اور کل افادہ ٹوٹل یوٹیلیٹی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب افادہ کیا ہے؟ افادہ اب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں لیکن پھر پڑھ لیتے ہیں۔ افادہ سے مراد کی شے کی وہ خوبی ہے جس سے کسی انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد افادہ کی اہم اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے درج گوشوارہ کی مدد لی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو گوشوارہ ہے، یہ جو وہ ٹیبل ہے، یہ ہمیں تبھی سمجھ آئے گا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کل افادہ کیا ہے، مختتم افادہ کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہے ابتدائی افادہ، وہ افادہ جو کسی شے کی پہلی اکائی سے حاصل ہو ابتدائی افادہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ گوشوارہ، مذکورہ گوشوارہ میں 16 افادہ ابتدائی افادہ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یعنی کہ گوشوارے میں ٹیبل کو کہتے ہیں اردو میں گوشوارہ۔ اب اس گوشوارے میں جو ہمارے سب سے پہلے اکائی لی ہے، جو سب سے پہلے ہم نے چیز لیا وہ ہے 16، تو یہ کیا ہے؟ ابتدائی افادہ۔ اب اس کے بعد ہے مختتم افادہ یعنی کہ مارجنل یوٹیلیٹی۔ مارجنل یوٹیلیٹی کہتے ہیں کہ ہر اگلے جو ہے نا سٹیپ پر، اگلے جو ہے پوائنٹ پر ہمیں ایک اور افادہ حاصل ہو جائے، مور یوٹیلیٹی کہتے ہیں اس کو۔ کسی شے کی آخری اکائی کو استعمال کرنے سے حاصل ہونے والا افادہ مختتم افادہ کہلاتا ہے۔ مختتم افادہ سے مراد ہر اگلی اکائی کے استعمال ہونے والا افادہ، یعنی کہ پہلے ہمیں 16 افادہ حاصل ہوا ہے، اس کے بعد اگلا پوائنٹ پہ ہم آئے ہیں، اگلے سٹیپ پر آئے ہیں تو ہمیں بڑا افادہ حاصل ہوا ہے۔ اب ہے کل افادہ۔
शय की तमाम इकाइयों के इस्तेमाल से हासिल होने वाले अफादे को कुल अफादा कहते हैं। मसलन दर्ज बाला गोशवारा में अगर सारी पहली 4 इकाइयाँ इस्तेमाल कर ले तो कुल अफादा, अब कुल अफादा यहाँ पे लिया है 16, 28, 36, 40, फिर 40, फिर 36। तो अगर हम इन सबको जमा कर लेंगे तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, कुल अफादा हासिल हो जाएगा। जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है इस वक्त मुख्तलिफ अफादा 0 के बराबर होता है, यानी कि जब कुल अफादा बढ़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है और जिस पॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस पॉइंट पे जो मुख्तलिफ अफादा है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है, जैसा कि गोशवारा से जाहिर है। अगर 5वीं इकाई तक इकाइयाँ इस्तेमाल करने से कुल अफादा 40 तक पहुंच जाता है लेकिन मुख्तलिफ अफादा 0 हो जाता है। याद है जहाँ इकाइयों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ अफादा 0 हुआ और कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हुआ हो तो ये सारिफ का नुक्ता पॉइंट ऑफ सेटाइटी यानी कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या नुक्ता तस्कीन कहलाता है। अब ये जो गोशवारा है, ये जो टेबल है, ये पानी के गिलास की इकाइयाँ ली गई है, यानी कि अगर एक सारिफ है, अगर एक शख्स है, अब सबसे पहले हमने पॉइंट ले लिया 1 2 3 4 5 6 यानी कि हमने एक वो पॉइंट्स ले लिया। अब कुल अफादा हम सबसे पहले ले रहे हैं 16, यानी कि एक शख्स है, एक सारिफ है जो बहुत प्यासा है तो उसे 16 गिलास पानी पीने पर अफादा हासिल होगा। मुख्तलिफ अफादा और कुल अफादा का गोशवारा बनाने के लिए हम सबसे पहले मुख्तलिफ अफादा का जो लाइन है ना उसको फिल करते हैं। अब हमने मुख्तलिफ अफादा ले लिया 16, यानी कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 16 है। 16 गिलास पानी पीने पर किसी सारिफ की प्यास बुझ रही है। अब अगले पॉइंट पर अब उसने 16 गिलास पी लिया, थोड़ी देर बाद वो 12 पी सकता है, उसके थोड़ी देर बाद वो 8 गिलास पानी पी सकता है, उसके थोड़ी देर बाद उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल 4 हो जाएगी कि सिर्फ वो 4 गिलास पानी पी सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पी सकता। उसके बाद उसकी प्यास बुझ जाए, वो 0 हो जाए तो जौन सा ना वो 0 हो जाए तो उसके बाद जौन सा वो 0 के बाद आपको पता है अगर हम कंटिन्यू करें तो वो माइनस में चली जाती है वैल्यू, तो यहाँ -4 लिया गया। अब कुल अफादा ऐसे हासिल किया जाता है कि मुख्तलिफ अफादा की पहली जो इकाई है उसको दूसरी इकाई में यानी कि 16 को हम 12 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। अब उसके बाद हम 28 में +8 करेंगे तो 36 आएगा। अब 36 में +4 करेंगे तो 40 आएगा। 40 में 0 प्लस करेंगे तो वो 40 आएगा। अब 0.5 यानी कि पानी के गिलास की इकाइयों में जहाँ 5वीं इकाई है वहाँ पे हम क्या है, कंज्यूमर जो सा वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे है, उसको पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं। जो इसकी डायग्राम है वो हम कल समझेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा।